हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है करंट अफेयर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित क्रिकेट डेओन थॉमस किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान? ठीक, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आईसीसी ने एसएलसी, ईसीबी और सीपीएल के भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेओन थॉमस पर 5 साल के लिए प्रतिबंधित लगा दिया है। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह प्रतिबंध आईसीसी द्वारा नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी के रूप में यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये वहां पर पहले काम करते थे। और यदि किसी काम को अच्छे से ना किया जाए, मान लीजिए आप भ्रष्टाचार पैनल में काम करते हैं और भ्रष्टाचार पैनल को ही आप जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं ऐसे, तो यह प्रतिबंध उनके पिछले 18 महीने के निलंबन भी शामिल है। थॉमस ने संहिता के कई प्रावधानों के उल्लंघन करना उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज के ही रहने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने हेग में विदेशी परामर्श किस दौरे का आयोजन किया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्वेश्चन कवर कराया था। तो ये इस बार जो भारत और नीदरलैंड के बीच में वार्ता हुई है, कौन से दौर की है? ठीक है, यह है 12वें दौर की वार्ता। नीदरलैंड के बारे में बात करें तो नीदरलैंड का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत और नीदरलैंड में 2 मई 2024 को हेग में वार्ता हुई। परामर्श का नेतृत्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव श्री पवन कपूर ने किया और 2022 में नई दिल्ली में इसके एफओसी पर साइन हुए थे। भारत और नीदरलैंड हरित हाइड्रोजन और अर्धचालक जैसी नई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पर इनकी सहमति हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत और नीदरलैंड की जो मीटिंग हुई है, कैमी हुई है? 12वीं। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है किसके साथ हुई है और कौन सी हुई है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन और ही भी है। देखिए, जब भी किसी देश का राष्ट्रपति बनता है या किसी का निधन होता है, किसी भी देश के प्रमुख का, तो वो क्वेश्चन अपने आप ही एग्जाम में आ जाता है। जैसे हाल ही में मोहम्मद इद्रिस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? ये बने हैं चाड देश के, चाड देश के बने हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर देखिए, जब चाड के बारे में बात करते हैं तो चाड के बारे में आपको पता होना चाहिए। लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीका और सूडान, ये अफ्रीकी देश है जो इन सभी देशों से बीच में और नाइजर, ये इन सभी देशों से घिरा हुआ है। यह है आपका चाड। ठीक, अब चाड के सैन्य तानाशाह थे राष्ट्रपति इद्रिस डेबी। इन्होंने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने पिता राष्ट्रपति इद्रिस डेबी द्वारा विद्रोहियों द्वारा हत्या के बाद 2000 विद्रोहियों ने इनके पिताजी की हत्या कर दी थी। वो भी तानाशाही थे। इद्रिस डेबी तानाशाह के रूप में 30 वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद इद्रिस डेबी जीत से उनका शासन अगले 6 वर्षों के लिए और बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलिट्री पावर यहाँ पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आई बोइंग स्टार लाइनर का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, यह है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना। कभी आपने देखा होगा, स्टारलिंक नामक कंपनी भी एक काम करती है, स्टारलिंक है ना, स्टारलिंक। और इसके अलावा बोइंग स्टार लाइनर तो काम करती ही है। एटलस वी रॉकेट वह रॉकेट है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाया जाता है। तीसरी परीक्षण उड़ान में बोइंग के स्टार लाइनर ने क्रू कैप्सूल का लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली उड़ान होगी। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को ये नहीं लेकर गया था, खाली ही वहां तक गया और लौट कर आया। तो वो उसका मिशन था, ताकि ये देखा जाए कि वहां ले जाने में सक्षम है भी या नहीं। स्टार लाइनर एक अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक क्रू कैप्सूल सर्विस मॉड्यूल शामिल है। वायरलेस इंटरनेट, टैबलेट इंटरफेस जैसी नवीन सुविधाओं के साथ यह 10 बार तक पुनः प्रयोज्य है, मतलब 10 बार इसको जो है यूज कर सकते हैं। जो बोइंग हॉकलीड मार्टिन उद्यम यूनाइटेड लिमिटेड लॉन्च अलायंस द्वारा संचालित एटलस वी रॉकेट के साथ फिट बैठता है। ठीक है, इसमें कैप्सूल जो यूज किया गया है बोइंग लॉकहीड मार्टिन का उद्यम का मतलब है जो एंटरप्रेन्योर, जो इंडस्ट्री है, जो उनकी जिसके ऊपर वो काम करते हैं उसमें। ठीक, तो बोइंग मार्टिन इंडस्ट्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है कैप्सूल के रूप में। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोइंग स्टार लाइनर का मतलब है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचना। बी यहाँ पर आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ गई है? देखिए भारत में बढ़ गई है 2.44। आंसर हो जाएगा बी। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? लाखों वर्षों से धरती की परतों में जो जमा हुआ ईंधन है उसको फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला है, तेल है, ये सब चीजें आती हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में देश की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता मार्च 2023 के 237.27 गीगावाट से 2.44 बढ़कर 243.22 गीगावाट हो गई है। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 10.79 की वृद्धि हुई है, जो 22-23 में 172 था। आप सोच सकते हैं 23-24 में 190 था। जो चीज 23-24 में 190 थी वो अब 23 के लास्ट तक 237 हो गई है। आप समझ सकते हैं 20.64% की इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक, परमाणु ऊर्जा क्षमता 6.78 थी, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8.78। तो भारत में इंडस्ट्री बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा आपूर्ति की मांग भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा रही है। देखिए भारत जो है, भारत को विकसित बनाना है तो इस तरह के उद्योग लगाने पड़ेंगे और हमें जो है अपना कुछ नुकसान भी यहाँ पर करना होगा। या तो आप ऐसी एनर्जी बना लीजिए जो है खत्म ना होती हो, असीम ऊर्जा जिसमें होती हो, जैसे कि प्लूटोनियम से बनने वाली। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? देखिए ये जो बने हैं ग्वाटेमाला। जब बात ग्वाटेमाला की आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्वाटेमाला जो है पनामा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर और कैरेबियन ओशियन के बीच में जो है वो यहाँ पर है। आपने कभी नाम सुना हो पनामा सिटी का? तो ये पनामा सिटी देखिए यहाँ पर है पनामा सिटी, और ये कोलोन और ये बारबोसा, यहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक। कभी आपने नाम सुना हो कोस्टा रिका का? तो ये आपका कोस्टा रिका है। ये कैरेबियन का वेस्ट है ना, पाउट फोलो, और ये सैन बेस टेडेस। कुल मिलाकर पुर्तगाली नाम है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा। तो पनामा नहर कोलंबिया का देश का तो नाम आपने सुना ही होगा, वहां के पास ही पनामा है। 64 वर्षीय जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 35% वोट और प्रतिद्वंदी पर 9% की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। निवर्तमान राष्ट्रपति लॉर्टिनो कॉर्टी जो ने उन्हें बधाई दी। 5 मई 2024 को हुए चुनाव में मुलिनो को रिकॉर्डो मोर्टिलो के स्थान पर खड़ा देखा गया, जिन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मार्टिनेली का पार्टी द्वारा समर्थित मुलिनो उनकी सहायता को स्वीकार करता है। मनी लॉन्ड्रिंग की सजा के बाद मार्टिनेली भाग गया था। ये वही है जिस पर पैसे की हेराफेरी को लेकर केस चल रहा था। तो राष्ट्रपति जब उसके पास खड़े थे तो उन पर कहीं ना कहीं उसका जो है फर्क देखा गया चुनाव पर, लेकिन फिर भी वो जीत गए। चुनाव के अगले 5 वर्षों के बाद संसद और स्थानीय सरकारों को भी अब चुना जाना है। तो पनामा के राष्ट्रपति बन गए हैं जोस राउल मुलिनो। अगला हमारा क्वेश्चन है, लैसेट रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक दूध उत्पादन में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? देखिए लैंसेट रिपोर्ट ऐसा क्यों कहती है और कितने % की दूध में कमी आने वाली है भारत में? ये कमी आएगी 25% की। 2085 तक भारत का दूध 85% कम हो जाएगा। और ये कम क्यों होगा? ये कम इसलिए होगा कि लैंसेट की रिपोर्ट में भारत में बढ़ते तापमान 2085 तक 25% की कमी आ सकती है। भारत शीर्ष वैश्विक उत्पादक उपभोक्ता गंभीर आजीविका और पोषण जोखिमों का सामना कर रहा है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र भारत के दूध का 30% योगदान देता है, जो 89 मिलियन छोटे किसानों का समर्थन। छोटे किसान दूध बेचते हैं और उससे पैसा जो मिलता है उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तापमान आर्द्र सूचकांक द्वारा मापा जाने वाला ताप तनाव दूध की उपज को कम कर देता है। बिना किसी रोक टोक के अकेले उत्तरी मैदानी इलाकों में 2030 तक 3.4 लाख टन दूध और 15,000 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर होने वाला है, ऐसी लैंडसेट की रिपोर्ट है। और देखिए रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही भी है। आप देख रहे हैं 2024 में कितनी गर्मी पड़ रही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 25% की कमी आ जाएगी 2085 तक। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो हाल ही में खबरों में है, किस मंत्रालय के तहत काम करता है? देखिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो हाल ही में खबरों में है, ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में काम। देखिए परिवार का कल्याण कब होगा? जब दवाई सही से मिलेगी। स्वास्थ्य का कब होगा? जब मेडिसिन सही से मिलेगी। तो जब भी आपसे औषधि वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय पर टिक लगाएं। ठीक, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 15 मई 2024 से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
CDSCO को राज्य सरकारों के दरकिनार करते हुए निर्यात के लिए नई दवाओं के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो गया है। सभी निर्यात संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अब CDSCO क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से सुगम पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राज्य के अधिकारी इसे संभालते थे। इस कदम का उद्देश्य निर्यात को सुव्यवस्थित करना, औषधि सलाहकार समिति DCS द्वारा पहचानी गई देरी से निपटना, स्वास्थ्य और परिवार। अब से पहले क्या होता था कि ये जो नई दवा आती थी उनको लाइसेंस जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है CDSS को प्राप्त हो गया। अब अलग अलग लाइसेंस बांटने वाले जो मंत्रालय वो बंद हो गया। तो अब जो है दवा अगर कोई खराब आती है तो ये जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन मतलब CDSO की कमी मानी जाएगी। केवल एक को ही उत्तरदायी बना दिया गया है कि आप दवाई को ध्यान से देखें और उसके बाद जो है आप उनको जांच में आगे बढ़ाएं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कार्बन खेती का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कार्बन खेती का प्राथमिक लक्ष्य है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए। कार्बन खेती का मतलब यह है इस तरह की खेती करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जा सके और ऑक्सीजन की उपलब्धि को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। कार्बन खेती या कार्बन पृथक्करण खेती का उद्देश्य मिट्टी या बायोमास में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है। यह विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों अनुकूलनीय है और मिट्टी के क्षरण, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता चुनौतियों का समाधान करता है। लंबे समय तक बढ़ते मौसम, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों के सबसे उपयुक्त है। कार्बन खेती कार्बन को अलग करने के लिए वनस्पति विकास का उपयोग करती है। यह अभ्यास ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में मदद है। मतलब आप अगर मौसम में या वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर आप खेती को करते हैं तो कार्बन खेती को अलग करने के लिए वनस्पति विकास का उपयोग करती है। इस तरह की खेती की जाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को उस फसल को कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता अधिकता ज्यादा पड़ती हो और वो छोड़ने के लिए ऑक्सीजन का काम करती हो, है ना। इस तरह की फसलों की खेती ही कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का यहाँ पर यही सेंस है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।